रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला तो सारी दुनिया ने इसकी निंदा की, समझाने की कोशिश की गई, लेकिन रूस पीछे नहीं हटा। तो फिर कई सारे देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। यूक्रेन के समर्थन में खड़े अमेरिका समेत सभी पश्चिमी देशों की अब यह कोशिश है कि वो रूस को आर्थिक तौर पर अलग थलग कर दे। प्रतिबंधों का असर इतना ज्यादा हुआ है कि रूस की अर्थव्यवस्था अभी से चरमराने लगी है और उसकी करेंसी यानी रूबल की हालत पतली हो गई है। रूबल अपने ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया है। पश्चिमी देशों ने रूस के फॉरेन करेंसी रिजर्व को भी फ्रीज कर दिया है। रूस के बैंकों को अंतरराष्ट्रीय ट्रांजैक्शन से रोक दिया गया है। मूडीज और फिच जैसी इंटरनेशनल संस्थाओं ने रूस की इकोनॉमी को जंक कैटेगरी में डाल दिया है। यूक्रेन पर हमले के एक ही हफ्ते में रूस के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक $1 के मुकाबले रूबल में एक ही दिन में 10% तक की गिरावट भी दर्ज की गई और अब $1 के मुकाबले रूबल 110 रूबल से 117 रूबल के बीच कहीं फिलहाल झूल रहा है। प्रतिबंधों के बाद रूस के सामने अब करेंसी क्राइसिस पैदा हो गई है। करेंसी क्राइसिस इतिहास में कई देशों के सामने आया है। हम आपको इस वीडियो में करेंसी क्राइसिस के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि इस क्राइसिस से कैसे ये देश उभरते हैं और किन देशों के सामने ये संकट पैदा हुए। सबसे पहले बात करते हैं करेंसी क्राइसिस की। करेंसी क्राइसिस उस स्थिति को कहा जाता है जब एक देश की करेंसी की वैल्यू अचानक से कम हो जाती है। ये एक तरह का वित्तीय संकट होता है। करेंसी क्राइसिस उस स्थिति में पैदा होता है जब बाजार में एक देश की करेंसी की मांग कम हो जाती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि करेंसी की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। उदाहरण के तौर पर जैसे कभी आपको $1 के मुकाबले 30 रूबल मिलते थे, लेकिन आज इसकी मांग बाजार में कम है। अगर आप कुछ भी खरीदते हैं और उसके लिए रूबल चुकाते हैं तो आज आपको उस चीज के बदले ज्यादा रूबल चुकाने होंगे। अब देखिए रूस का रूबल गिरा क्यों। इंटरनेशनल प्रतिबंधों और रूस के बैंकों को इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन सिस्टम से बाहर किया गया, यानी कि अब रूबल से होने वाला कारोबार कम हो गया है। इसलिए कोई नहीं चाहेगा कि वो रूबल से अपना कारोबार करे। करेंसी की कीमत सप्लाई और डिमांड पर भी निर्भर करती है, यानी कि डिमांड कम है तो करेंसी का प्राइस भी पक्का गिरेगा, यानी कि जो उसकी वैल्यू होगी वो भी गिर जाएगी। अब बात करते हैं कि करेंसी क्राइसिस से जो देश है वो उभरते कैसे हैं। जिस देश की करेंसी की वैल्यू गिरती है वहां का सेंट्रल बैंक ब्याज दरों में इजाफा करने लगता है। किसी भी देश की करेंसी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सेंट्रल बैंकों को माना जाता है। जैसे हमारे देश में रिजर्व बैंक है, वैसे ही हर देश में एक सेंट्रल बैंक होता है। सेंट्रल बैंक चाहे तो करेंसी की सप्लाई पर नियंत्रण लगा सकते हैं। अगर सप्लाई कम की तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, जिससे उसकी करेंसी की वैल्यू बढ़ने लगेगी। अब हम आपको करेंसी क्राइसिस के कुछ बड़े एग्जाम्पल बताते हैं। अगस्त 2018 में तुर्की की करेंसी लीरा एक दिन में बहुत ज्यादा गिरी थी। लीरा की कीमत $1 के मुकाबले 7.236 हो गई थी। साल 2018 में ही अर्जेंटीना की करेंसी पेसो ने भी डॉलर के मुकाबले अपनी वैल्यू 50% तक खो दी थी। साल 2008 के अंत में $1 के मुकाबले जिम्बाब्वे की करेंसी जो जिम्बाब्वे डॉलर है वो $2.8 ट्रिलियन पहुंच गई थी। ऐसे ही 12 फरवरी 2022 जो कि अभी की बात है, वेनेजुएला की करेंसी $1 के मुकाबले 1026 के स्तर पर पहुंच गई थी। अब हम आपको इतिहास में लेकर चलते हैं। पहला विश्व युद्ध हारने के बाद जर्मनी की हालत बेहद खस्ता थी। नवंबर 1923 में एक अमेरिकी सेंट 42 बिलियन मार्क के स्तर पर पहुंच गया था। सोचिए कितना बड़ा अंतर था दो देशों की करेंसी में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हर करेंसी की तुलना हम अमेरिकी डॉलर से क्यों कर रहे हैं, तो इसका जवाब भी हम आपको बताते हैं। इसका जवाब ये है कि डॉलर दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है। साल 1944 में एक पैक्ट हुआ था, एक एग्रीमेंट हुआ था। इसका नाम है ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। इस करार के मुताबिक दुनिया के देशों को इस बात की अनुमति मिली थी कि वो अपनी करेंसी के अलावा सोने के साथ साथ डॉलर में भी डील कर सकते हैं। यानी अगर कोई दो देश या दो बड़ी कंपनियां डील करती हैं तो वो अपनी करेंसी के साथ साथ डॉलर में भी डील कर सकते हैं। इससे पहले ज्यादातर देश जो थे वो सोने में ट्रेड किया करते थे। फिर आया 70 का दशक। अमेरिका के राष्ट्रपति बने रिचर्ड निक्सन। रिचर्ड निक्सन ने सोने और डॉलर के कारोबार को पूरी तरह से अलग कर दिया, जिसने डॉलर की स्थिति को और ज्यादा मजबूती दी।
अब आपको कुछ आंकड़े बताते हैं जिससे आपको यह साफ हो जाएगा कि डॉलर दुनिया भर में इतना मजबूत कैसे है। दुनिया भर में कुल कर्ज का 40% डॉलर में जारी हुआ है। इस कारण दुनिया भर के जो भी बैंक्स हैं उनको अपने पास डॉलर रखने होते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एक डेटा बताता है कि 60% सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अपने डॉलर्स में रखते हैं। 90% फॉरेन एक्सचेंज का कारोबार जो है वो डॉलर में होता है। अगर नॉन अमेरिकन बैंक्स की बात करें तो इनके पास 27 ट्रिलियन डॉलर की इंटरनेशनल लायबिलिटीज हैं, जिसमें से 18 ट्रिलियन तो सिर्फ अमेरिकन डॉलर में है। आपको ऐसे कई आंकड़े बड़ी संस्थाएं वक्त वक्त पर मुहैया कराती हैं और ये सब एक ही बात बताते हैं कि डॉलर एक ग्लोबल करेंसी है। डॉलर की दुनिया भर में मांग है और यही मांग दुनिया भर में उसको सबसे मजबूत करेंसी बनाती है। लेकिन हाल के सालों में देखा गया है कि जब से चीन की इकोनॉमी ने दुनिया भर के नक्शे पर अपनी छाप छोड़नी शुरू की है, तब से चीन और रूस वन वर्ल्ड करेंसी की मांग कर रहे हैं। इसका मकसद था कि किसी एक देश के प्रभुत्व को कम किया जाए और लंबे वक्त के लिए करेंसी में स्थिरता आए। ऐसा एक सिस्टम बनना चाहिए। जैसे कि चीन के पास ट्रिलियंस में डॉलर है, लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ कि डॉलर की कीमत अचानक से गिर गई तो उसके पास जो पैसा है उसे उसमें भी नुकसान हो जाएगा। खैर, फिलहाल रूस करेंसी क्राइसिस से जूझ रहा है। कारण इसके हमने आपको बता दिए हैं कि इंटरनेशनल उस पे सैंक्शंस लगे हैं, उसके बैंकों को इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के सिस्टम से बाहर किया गया है और जो सारे देशों ने अमेरिका के साथ मिलकर यह मुहिम छेड़ी है उसका नुकसान रूबल पर सीधा पड़ा है। जो रशिया की करेंसी है रूबल, वो गिर गई है और अब रूबल की मांग कम हुई है, जिसका नतीजा यह हुआ है कि रूस अब करेंसी क्राइसिस से जूझ रहा है। अब देखना होगा कि रूस के जो बैंक हैं वो इस संकट से कैसे उभरते हैं। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।